कहानी का नाम साफ सुथरा घर। 7 साल बाद मैं अंकिता और अमन के साथ सोनीपत जा रही थी। इन 7 सालों में एक दो बार मैं अकेली तो आई हूँ, पर इस बार दोनों की छुट्टियां थी तो मैं ही जबरदस्ती दोनों को साथ ले आई। दोनों किसी भी तरह आने के लिए तैयार नहीं थे, पर मैं ही जिद पर अड़ी रही। मुंबई से किसी भी रिश्तेदार के घर जाने को तैयार ही नहीं होते। धीरे धीरे सबसे कटते जा रहे हैं। इस बार सुनीता दी की तबीयत काफी दिन से खराब चल रही है। माँ ने भी कहा था कि छुट्टियों में जरूर आ जाऊं। मुझसे 12 साल बड़ी हैं सुनीता दी। दो बेटे विजय व संजय और बेटी काजल, तीनों के विवाह के बाद दी और जीजा जी घर में अकेले ही रहते हैं। विजय विदेश में कार्यरत है, संजय बेंगलुरु में और काजल जयपुर में है। जीजा जी का बिजनेस सालों से सोनीपत में ही जमा है, इसलिए उनका तो कहीं और रहना संभव ही है। तीनों बच्चे यदा कदा है अपनी सुविधा अनुसार उनके पास आते जाते रहते हैं। माँ मेरठ में रहती हैं। सुनीता दी की बीमारी के चलते यही उनके पास आती रहती हैं। बस इतना सा मायका है मेरा। माँ और सुनीता दी, पिता रहे नहीं, भाई है नहीं। कई बार हिम्मत करके सोनीपत जाने का मन बना तो लेती हूँ, पर कभी खुश होकर नहीं लौटी मैं। हर बार यही लगता रहा है कि किसी अपने के घर नहीं, किसी सख्त वार्डन के घर कड़े अनुशासन और नियमों में रहकर लौटी हूँ। 7 साल पहले अंकिता और अमन मेरे साथ गए थे। दोनों ने उसके बाद जाने के नाम से ही हाथ जोड़ दिए। उनका कहना था मौसी का घर है या किसी प्रिंसिपल का, कुछ छू नहीं सकते, अपनी मर्जी से उठ बैठ नहीं सकते। हमें तो बख्श देना माँ, आप अकेली ही जाना। बच्चों की इसमें गलती ही है भी कि नहीं? एक नशा सा है साफ सुथरे घर का। विजय व संजय को भी मैंने घर में खुलकर मस्ती करते कभी नहीं देखा था। ये तो आज्ञाकारी सीधे बच्चे ही रहे और आंख मूंद कर दी के निर्देशों का पालन करते रहे। कभी मस्ती का मूड होता तो उसका कमरा देखने लायक होता। बेतरतीब किताबें, उल्टा सीधा बिस्तर। दी चिड़ चिड़ कर घर सिर पर उठा लेती। मुझे अंकिता और अमन का स्कूल के बाद का अपने ड्राइंग रूम का हाल याद आता तो हंसी आ जाती। एक बार दी मेरे पास मुंबई आई हुई थी। अंकिता अमन स्कूल से लौटे तो उन्होंने अपना बैग डाइनिंग टेबल पर रखा। सोफे पर बैठकर शूज उतारे और थक गए, कहते वहीं पसर गए। मैंने कहा हाथ मुंह धो लो, लंच के लिए मौसी वेट कर रही है। तभी दी ने कहा लंच तो बाद में भी हो जाएगा, चलो तुम लोग अपना अपना सामान संभालो। पता नहीं दी को क्यों इंसान के सुख आराम से ज्यादा घर के निर्जीव सामानों को ज्यादा व्यवस्थित देखने की आदत है। कई रिश्तेदार उनके घर जाने के नाम से मुंह बनाते हैं। कई बार तो माँ ही परेशान हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर ने एक झटके से गाड़ी रोकी तो मैं वर्तमान में लौटी। मैं उतर के किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं अंकिता और अमन को देखकर मुस्कुराई तो अंकिता ने कहा यह आपने अच्छा नहीं किया माँ, हमें साथ लाकर हमारी छुट्टियों में ही हमें सजा दे दी। अमन भी शुरू हो गया, मम्मी पिछली बार तो मैं बुरी तरह परेशान हो गया था, शुक्र है 3 दिन ही रहना है, फिर तो नानी के पास चले जाना है। यही अच्छा है कि इस बार एक हफ्ते का प्रोग्राम है, पिछली बार तो 15 दिनों का पनिशमेंट था यहाँ रहने का। अभी गेट खुलते ही फरमान जारी हो जाएगा, सफर के शूज हैं बाहर ही रखना, पहले नहा धो लो, बाथरूम के ही स्लीपर पहनकर जाना, गीला टॉवल तार पर सुखा देना। अरे फ्लैट से 2 घंटे में पहुंच गए हैं, सुबह नहाकर ही चले थे ना, कितने गंदे हो गए होंगे हम। उसका बनाना जारी था तो हम मुझे हंसी आ गई। मैंने डपटा चुप रहो, खबरदार जो मेरी बहन का मजाक उड़ाया। काश पापा भी होते, वे हमारी परेशानी तो समझते हैं, आप तो बस चुपचाप मुस्कुराती रहेंगी। अच्छा वो आनंद नहीं आए, अभी तो 2 हो, फिर तीनों मेरी बहन के साफ सुथरे घर पर कमेंट करते रहते। टैक्सी ड्राइवर आ गया तो हम तीनों चुप हो गए। दी गेट पर ही खड़ी हमारा इंतजार कर रही थी। जीजा जी भी तैयार दिखाई दिए। अमन ने दोनों के पैर छुए, दी ने हम तीनों को गले लगा लिया। शुरुआती कुशल क्षेम के बाद थोड़ी देर बैठकर जीजा जी ऑफिस से निकल गए। अंकिता और अमन अपने शूज बाहर ही निकालने लगे तो दी ने जब कहा रहने दो बच्चों आ जाओ, तो हैरत का एक झटका लगा हम तीनों को। अमन ने कहा मौसी शूज गंदे हैं, हम सफर से आए हैं ना, फर्श गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, फिर साफ हो जाएगा। हम तीनों एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। हम तीनों फ्रेश होकर अपना अपना बैग संभालने ही रहे थे कि दी ने कहा क्या कर रहे हो, अभी से आराम करो, कोई जल्दी नहीं है, पड़ा रहने दो। अंकिता ने मुझे इशारा किया, ये मौसी को क्या हो गया है? घर में काम करने वाली राधा बाई के साथ मिलकर दी ने हमें बहुत प्यार से खाना खिलाया। उसके बाद तो मैंने उनमें जो परिवर्तन देखे मेरे लिए अचरज की बात थी। दी तो ऐसे कभी नहीं थी, ना कोई रोक टोक, ना साफ सफाई की सनक। बच्चों
तो रोक टोक खत्म होते ही मस्ती के मूड में आ गए थे। अमन ने विजय के कमरे में अपना अड्डा जमा लिया था। जीजा जी सुबह शाम हम सबके लिए साथ भरसक समय निकालते। कुल मिलाकर सब अच्छा तो लग रहा था, पर दी की आंखों में कुछ था जो मेरा मन दूषित कर रहा था। कुछ था जो उनके व्यवहार में जो मुझे कहीं छू रहा था। यहाँ आकर इतनी बेचैनी तो मैं कभी नहीं हुई थी, तभी भी नहीं जब सुबह से रात तक घर को साफ सुथरा रखने के निर्देश मिलते रहते थे। मुझे माँ के पास भी जाना था। जो कुछ भी था जाने से पहले दी से जानना था। आनंद को भी बच्चों ने अकेले दी के बदले व्यवहार की सूचना दे दी थी। जाने से पहले रात को डिनर के बाद अंकिता और रमन ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। जीजा जी थोड़ा टहलने गए थे। दी बच्चों के कमरे में थी। मुझे लगा कि देख रही होंगी कि बच्चों ने कमरे में कितना सामान फैलाया है। मैंने सोचा जाकर कमरा ठीक कर देती हूँ और दी से बात भी कर लेती हूँ। दी चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी। उनकी पीठ थी मेरी तरफ। सामने मन की बुक बेड पर रखी हुई थी। मैं झुककर बुक उठाने लगी तो दी ने बेहद उदास स्वर में कहा, रहने दो अनीता, अभी बच्चों को फिर जरूरत पड़ेगी। मुझे पता है अनीता, तुझे क्या पूछना है। मैं चुप रही तो दी ने खुद ही अपना दिल मेरे सामने खोल कर रख दिया। तीनों अपनी राह चले गए अनीता। उनकी अब अपनी दुनिया है। तीनों को याद करते करते पूरा दिन बीत जाता है। दी की आंखें बरसने लगी तो मेरा दिल भी उदास आंसुओं में डूबता चला गया। कमरे में फैला हुआ उनका सामान याद आता है। बिस्तर की एक सिलवट याद आती है। दिल चाहता है तीनों फिर आकर अपना सामान हर जगह फैला दे। और अब मैं उन्हें कुछ ना कहूँ। मैंने अपने बच्चों को घर के सहज वातावरण से दूर रखा है। बेचारे शायद मेरे स्वभाव के कारण कभी खुलकर जी नहीं पाए। उनके घर जाती हूँ, देखती हूँ कि तीनों अपने बच्चों को उन बातों के लिए भूलकर भी नहीं टोकते जिनमें उनका बचपन ही शायद दबा रह गया। विजय ने तो कहा भी, माँ मेरे बच्चे जैसे भी रहे मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा। आखिर घर है, किसी सख्त वार्डन का हॉस्टल थोड़े ही है, ना कोई शोरूम है। मुझे धक्का सा लगा था। ये क्या हो गया मुझसे? आज ये साफ सुथरा घर मुझे चिढ़ाता सा लगता है कोई बच्चा है सामान फैलाकर थोड़ा बिखर दे। नहीं तो सच में किसी को शोरूम की तरह जहाँ कोई चीज रख देती हूँ वहीं रखी रह जाती है। इधर से उधर कोई कुछ हिलाने वाला नहीं है। अब क्यों ऐसा हो जाता है? जब तक अपनी कमी पता चलती है इतनी देर क्यों हो जाती है? घर भले ही थोड़ा बिखर जाए पर अब लगता है बच्चे तो हो आसपास बहुत याद आते हैं तीनों। दी की आंखें लगातार बरस रही थी। अनीता, ये साफ सुथरा घर आज मुझे बहुत खाली लगता है। मैं क्या कहती? मेरी आंखें भी भीग चली थी। बस एक ख्याल ही आया, एक बार जाने के बाद वक्त कभी नहीं लौटता, बस यादें रह जाती हैं। दरवाजे पर चुपचाप खड़े अंकिता और अमन की आंखें भी नम हो गई थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।